नमस्कार साथियों, हम लोग आज जानेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अगर भारत के इतिहास की बात करें तो मौर्यों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि जो मौर्य थे ये भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं की लिस्ट में टॉप पे आते हैं। और मौर्य एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा था। मतलब भारत के अगर आप इतिहास में पूरा उठा कर देखेंगे तो मौर्यों का जो साम्राज्य विस्तार था वो सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो जितने भी राजा हुए भारतीय इतिहास में, उसमें आप देखेंगे तो मौर्य राजा जो थे वो टॉप पे थे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आपको देखने को मिलते हैं, फिर आप देखेंगे तो सम्राट बिंदुसार मौर्य, फिर उसके बाद सम्राट अशोक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज चली शासकों की, वो भी ताकतवर राजाओं की सीरीज। तो आप देखेंगे तो मौर्य जो राजवंश था वो इसी वजह से ज्यादा वो हुआ, ग्रोथ किया, क्योंकि इसके जो राजा थे वो काफी ताकतवर थे और साथ ही साथ बुद्धिमान बहुत थे। उनकी पॉलिसीज काफी अच्छी रही हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। तो देखिए, मौर्य युगीन अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर कंट्रोल किया जाता था। मतलब राज्य उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती थी जिससे राज्य को प्रॉफिट हो। मतलब जो सम्राट था वो पूरा क्या करता था, कंट्रोल करता। ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम बनाया हुआ था कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था। जैसे कि आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं तो सेम चीज आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था। जो मौर्य एम्पायर था वो सेंट्रलाइज सिस्टम बेस्ड था। खास बात यह तक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। तो यही जाहिर सी बात है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होता था वो सेंट्रल को होता। सेंट्रल को मतलब जो पावर आप देखते थे, सम्राट बैठा होता था पटना में, पाटलिपुत्रा में, तो पाटलिपुत्रा तक पूरा का पूरा धन आप देखते हैं तो वहां जा रहा होता है। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमिक गतिविधियों का क्या करते थे मौर्य राजा, नियंत्रण रखते थे। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए मौर्य शासकों ने बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी मौर्य शासकों द्वारा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि में आप देखेंगे तो आपको सीताध्यक्ष नामक अधिकारी देखने को मिलता है, जो कि राजकीय भूमि के, है ना, जो राजकीय भूमि होती थी, राज्य की जो भूमि होती थी उसका जो पूरा हेड होता था वो सीताध्यक्ष कहलाता था। और ये इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कृषि उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो बड़े पैमाने पे आपको कृषि के प्रमाण मिलते हैं। और सोचिए कृषि इतनी ज्यादा हो रही थी, इसी वजह से आप देखेंगे पूरा का पूरा इसका एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी हुआ। ठीक है, तो जो अधिकारी था उसका नाम सीताध्यक्ष था। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत से अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं। और देखेंगे तो आपको पहले क्या दिखेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिखेगा, फिर एग्रीकल्चर सचिव दिखेगा, फिर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक मंत्रालय बनाया गया है। तो सेम टाइप में आप देखेंगे तो उस टाइम पीरियड में भी सीताध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो राजकीय भूमि से संबंधित सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो राज्य के द्वारा सिंचाई के प्रबंधन किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो इरिगेशन सिस्टम का आपको बेहतरीन आपको नमूना देखने को मिल जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में आप देखते हैं तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मतलब सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिले। मतलब कृषि ज्यादा हो, सिंचाई अगर सही होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी, तो इससे क्या होगा, उपज की जो मात्रा है वो बढ़ेगी साथियों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और यही सेम चीज आप देखें तो ये डेटा आपको अशोक के समय आप देखते हैं तो तुसाफ नामक अधिकारी जो था वो जो झील थी सुदर्शन झील उसका पुनरुद्धार करवाया। मतलब फिर से उसे जो कमियां आ गई थी उसको फिर से वो किया। ठीक है, बिल्ट कराया, मतलब जो भी रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो फिर से, ताकि फिर से वो क्या हो जाए कि वाटर फ्लो बना रहे। और ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको मिलती कहाँ से है, तो रुद्रदामा है। तो रुद्रदामन जो थे वो शक शासक थे और उनके जूनागढ़ अभिलेख से ये सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कौटिल्य एवं मेगस्थनीज के द्वारा भी राज्य के सिंचाई के विकास का उल्लेख किया गया। मतलब ये सेम चीज आप देखेंगे तो कौटिल्य भी यही कहते हैं कि जो शासक है वो राज्य में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराए। और यही सेम चीज आप देखें तो मेगस्थनीज ने भी यही बात को लिखा था। और एक चीज और आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पे कि प्राकृतिक आपदा के समय
करों से राहत का उल्लेख मिलता है। मतलब सोचिए जब प्राकृतिक आपदा आती है तब नेचुरल डिजास्टर है, ये बता के तो नहीं आती, अचानक से आ गई। अब नेचुरल डिजास्टर्स के लिए क्या होता है कि राज्य द्वारा जो है वो क्या किया जाता था, करों में राहत प्रदान की जाती थी। मतलब जो कर ज्यादा लिया जाता था तो कर की जो दर थी, अमाउंट था, उसे कम कर दिया जाता था, ताकि जो कर पे करने वाले हैं उन्हें भी क्या लगे कि हाँ चलो ठीक, उनका शोषण नहीं हो रहा है। सोचिए इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया गया था। और आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। तो राजकीय भूमि वो भूमि होती है जिस पे राज्य का नियंत्रण होता है, वो राजकीय भूमि होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध काल की तरह बड़े पैमानों पर शिल्प श्रेणियों की जानकारी आपको मिलती है, जिसमें आप देखेंगे तो कुछ प्रमुख वस्त्र आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो दूकुल, तो दूकुल जो वस्त्र था वो सूती वस्त्र को दूकुल कहा जाता था। और वहीं आप देखेंगे तो क्षोम जो था, क्षोम को रेशमी वस्त्र कहा जाता था। और एक और आपको वस्त्र देखने को मिलता है जिसे कौशेल बोलते हैं। कौशेल मतलब रेशमी वस्त्र था, लेकिन ये जो रेशम था ये चीनी रेशम हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें तो इस समय वाणिज्य व्यापार का जो विकास हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ सीरिया, मिस्र जैसे देशों के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो आप व्यापार देखते हैं, तो मौर्यों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने का हर वो संभव कोशिश की। अब इसका प्रमाण कहा भी जाता है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा तो इसका एक रीजन ये भी कहा जाता था कि जो मौर्य शासक थे वो चाहते थे कि उनका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़िया बना रहे, और इसके लिए जो कलिंग के पास पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। तो युद्ध का एक रीजन इसे भी माना जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा था कलिंग उस टाइम पीरियड में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि केंद्र की शासन व्यवस्था थी, बेहतर कानून व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती। केंद्र के शासन था, देखिए जब राजा पावरफुल और शक्तिशाली होता है तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है और कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी। और मौर्य शासकों द्वारा जो सड़कों का निर्माण आप देखते हैं, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ जैसे आप मार्गों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में ही आप देखेंगे तो लोक कल्याणकारी वही है, सरायों की व्यवस्था करना, और जगह जगह पे आप कूप की व्यवस्था कर रहे हो और रोड के किनारे फलदार वृक्ष लगा रहे हो, तो ये सब कल्याणकारी कार्यों में ही इन्हें काउंट किया जाता है। अब इन सभी कल्याणकारी कार्यों से क्या होगा, व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी और सिक्योरिटी अगर रहती है। देखिए अगर व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हैं, लूटपाट नहीं हो रही है, तो आपका क्या होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो तेजी से बूस्ट करेगी, बढ़ेगी। ठीक है। उत्तरा पथ या दक्षिणा पथ आप जानते हैं ये जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग काउंट किए जाते हैं मौर्य काल में, तो ये दो मार्ग था, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो पूर्वी तट पे आप ताम्रलिप्ति आपको देखने को मिलता है, वहीं पश्चिमी तट पे आप देखेंगे तो सोपारा। ठीक है। तो पूर्वी तट आप देखेंगे तो पूर्वी तट आपको कौन सा एरिया देखने को मिलता है, तो उड़ीसा, बंगाल वगैरह ये वाला पूरा का क्षेत्र आप देखेंगे तो पूर्वी तट है भारत का। तो आप पूर्वी तट पे देखेंगे तो आपको ताम्रलिप्ति बंदरगाह देखने को मिलता है। वहीं जब आप देखेंगे तो पश्चिमी तट पे आपको सोपारा एवं भृग कक्ष मतलब भड़ौच बोलते हैं। ठीक है। भड़ौच आज जानते हैं आप गुजरात वाले क्षेत्र में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कौन कौन से, ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पे था और पश्चिमी तट पे सोपारा एवं भृग कक्ष था, मौर्य काल के टाइम में महत्वपूर्ण बंदरगाह। ठीक है। समकालीन साहित्य में व्यापारियों को विभिन्न संगठनों की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देखेंगे तो सार्थवाह हो गया, श्रेणी हो गया, ये पूरे पूरे व्यापारिक संगठन हुआ करते थे साथियों। और मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है। आहत सिक्के मतलब वो चांदी का सिक्का था, और चांदी का सिक्का आप देखेंगे तो करसापण पण, तांबे का सिक्का में आपको कांकड़ी और मासक देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है जो चांदी का सिक्का था उसे करसापण या पण बोला जाता था, और तांबे के सिक्कों को कांकड़ी या मासक के नाम से जाना जाता था। मौर्यकालीन सिक्कों पर आप देखेंगे तो आपको मोर की आकृति देखने को मिलती है, पर्वत की आकृति देखने को मिलती है, और अर्धचंद्र है ना, तो हाफ मून की आकृति, और साथ ही साथ आप देखें तो वृक्ष की आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। तो कौन कौन सी, मोर, पर्वत, अर्धचंद्र एवं वृक्ष की आपको आकृति देखने को मिलती है।
बुद्ध काल की तरह ही इस दौर में शहरीकरण की प्रक्रिया आगे की ओर अग्रसर हुई, क्योंकि देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम था, पावरफुल राजा हुआ करते थे, तो सारी चीजें क्या हुई, तेजी से ग्रोथ की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस वीडियो का टॉपिक का नाम है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देखिए मौर्य जो राजवंश था वो भारत के सबसे शक्तिशाली ताकतवर राजवंशों में काउंट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।